नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार में एक बार फिर से शिक्षकों की बम्पर बहाली होने जा रही है। न्यूज 18 की इस खबर पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने भी मोहर लगा दी है। मार्च महीने में तीसरे चरण की बहाली के लिए परीक्षा ली जाएगी, जबकि अगस्त महीने में चौथे चरण की शिक्षक बहाली की भी बात सामने आई है। अगस्त में चौथे चरण में भी करीब 1 लाख पद पर शिक्षकों की बहाली होगी। आपको बता दें कि के पाठक किशनगंज दौरे पर थी, जहां उन्होंने प्रशिक्षु शिक्षकों से मुलाकात की और उनका फीडबैक भी लिया। इसी बातचीत के दौरान के पाठक ने कहा कि मार्च और अगस्त में शिक्षक बहाली की परीक्षा ली जाएगी। तो न्यूज 18 की खबर पर मोहर लगाते हुए शिक्षा विभाग के सीएस के पाठक, जिन्होंने कहा कि मार्च और अगस्त में करीब 1 लाख शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया आपके सामने होगी। घबराने की या चिंतित होने की जरूरत नहीं है। एग्जाम कब होने वाला है? सर मई में ना? हाँ, तो एग्जाम होगा अगस्त में, चौथा राउंड भी होगा। सर सुनने में आ रही मार्च में एग्जाम होने वाली है। नहीं, मार्च में भी हो रहा है और अगस्त में भी होगा, ठीक है। उसमें भी 1 लाख टीचर की बहाली होगी, चिंता ना। तो आपको न्यूज 18 नहीं ये खबर सबसे पहले दी थी, जिस पर खुद एसीएस के पाठक ने अपनी मोहर भी लगा दी है। मार्च में तीसरे चरण की बहाली की प्रक्रिया, साथ ही साथ अगस्त महीने में भी 1 लाख पदों पर शिक्षकों की बहाली होगी। यानी कि शिक्षकों के लिए बम्पर बहाली जो है वो लगातार इस साल भी होने वाली है। यानी कि नियुक्ति के दृष्टिकोण से, रोजगार के दृष्टिकोण से भी ये साल जो है शिक्षकों के लिए और बिहार के युवाओं के लिए बेहद बड़ा और खास होने वाला है। और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी रजनीश इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रजनीश, आपने ये खबर दिखाई थी कि बहाली की प्रक्रिया मार्च और अगस्त में फिर होने वाली है। उस खबर पर एसीएस के पाठक ने अपनी मोहर भी लगा दी है। बिल्कुल, देखिए विभाग से जब हलचल तेज हुई थी और जैसे ही जानकारियां जुटने लगी थी, उसका न्यूज 18 ने सबसे पहले खबर ब्रेक की थी कि मार्च महीने में, यानी जो कैलेंडर है अगस्त महीने में परीक्षा के लिए, उस कैलेंडर को हटाते हुए शिक्षा विभाग ने फैसला लिया था इंटरनल की मार्च में ही हम परीक्षा देंगे। और निश्चित रूप से न्यूज 18 ने जो खबर दिखाई है उस खबर पर के पाठक ने खुद मोहर लगा दी है। आज किशनगंज में उन्होंने ट्रेनिंग संस्थान का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि मार्च में ही परीक्षा होगी और अगस्त महीने में जो कैलेंडर के मुताबिक जो परीक्षा है वो भी TRE 4 लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर 1 लाख पदों पर जो है अगस्त में परीक्षा होगी, जबकि अभी जो जानकारी मिल रही है लगभग 70,000 पदों पर जो है अभी मार्च महीने में वैकेंसी निकलेगी, जिसमें हजारों अभ्यर्थी जो है जो इंतजार में है उन्हें मौका मिलेगा शिक्षक बनने का भी। बिल्कुल, यानी कि ये साल 2024 भी नियुक्तियों का साल और शिक्षकों के लिहाज से बेहद कारगर साल रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस जानकारी के लिए। और अपने दर्शकों को एक बार फिर से सुना दे एसीएस के पाठक ने क्या कुछ कहा है। तुम लोग का रिजल्ट एग्जाम कब होने वाला है? सर मई में ना? हाँ, तो एग्जाम होगा अगस्त में, चौथा राउंड भी होगा। सर सुनने में आ रही मार्च में एग्जाम होने वाली है। नहीं, मार्च में भी हो रहा है और अगस्त में भी होगा, ठीक है। उसमें भी 1 लाख टीचर की बहाली होगी, चिंता ना। बिहार में सियासत कभी शांत नहीं रह सकती। जी हां, एनडीए की नई सरकार बिहार में बन चुकी है, तो नेताओं की डिमांड भी उतनी ही तेजी से अब सामने आने लगी है। तय फॉर्मूले के हिसाब से जीतन राम मांझी की पार्टी को एक मंत्री पद दिया गया है। अब 5 दिन के बाद जीतन राम मांझी ने एक और मंत्री पद की डिमांड पार्टी के लिए रख दी है। वैसे मांझी को एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा नसीहत देते हुए जरूर नजर आए, पर कुशवाहा ने भी नीतीश कुमार से अलग से जाकर मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद सियासत गर्म हो गई है। हमें 2 मंत्री पद चाहिए। बिहार में कैबिनेट विस्तार का मामला अभी तय हुआ नहीं है, पर नेताओं की डिमांड बढ़ने लगी है।
नई सरकार की सहयोगी जीतन राम मांझी की पार्टी हम के कोटे से एक मंत्री को कैबिनेट में जगह मिली है, पर मांझी अब एक और मंत्री पद दिए जाने की मांग कर रही हैं। मांझी हवाला दे रही हैं कि निर्दलीय विधायक को मनचाहा विभाग मिला तो हमारे साथ भी न्याय होना चाहिए। वैसे महागठबंधन से सीएम वाले ऑफर की भी बात कर मांझी ने सियासत को गरमा दिया है। निश्चित रूप में मिलनी चाहिए। हमारी मांग भी थी आप लोगों के माध्यम से कि हमें 2 मंत्री पद चाहिए, और आपने देखा कि निर्दलीय मंत्री लोग हैं उनको मंत्री पद दे दिया गया। ठीक है, एक भारतीय जनता जदयू में मिल गए हैं, उनको मिला। सवर्णों में कदावर नेता हमारे पास हैं अनिल सिंह, 4 बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उन पर किसी प्रकार का आरोप नहीं रहा है। तो वैसी परिस्थिति में हमने मांग की थी कि 2 दीजिए, और इस पर हम नित्यानंद राय जी से बात किया है और अमित शाह जी से भी बात किया। जीतन राम मांझी की डिमांड पर सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा ने नसीहत दी है। कहा कि मांझी जी को ऐसी बातें सार्वजनिक रूप से नहीं करनी चाहिए। को नहीं लगता है कि एनडीए गठबंधन में किसी के साथ अन्याय होगा, लेकिन बातचीत के क्रम में अगर थोड़ा किनकी क्या इच्छा है, क्या वहां अंतिम रूप से चीजें तय होती है, इन चीजों को सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया जाए, मुझको लगता है कि यह मुनासिब नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा मांझी को भले नसीहत दे रहे हों, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अलग से मुलाकात करने के बाद कुशवाहा ने राजनीति को और भी गरमा दिया है। दरअसल सूत्र बताते हैं कि आधे घंटे तक नीतीश और कुशवाहा की मुलाकात के बाद नीतीश ने कुशवाहा को साथ आने का न्योता दिया, पर बताया जाता है कि कुशवाहा जेडीयू के साथ जाने को तैयार नहीं है। सियासी बयानों से गर्म सियासत के बीच बिहार में नई सरकार के कामकाज पर भी सभी की निगाहें टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां कल दिल्ली जाने वाले हैं दोनों डिप्टी सीएम। जी हां, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों दिल्ली कल जाएंगे। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार पर यह चर्चा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अन्य मुद्दों पर भी हालांकि आला कमान से इस दौरान जब बैठक होगी तो चर्चा की संभावना है। 28 जनवरी रविवार को नई सरकार का गठन हुआ और उसके बाद पहली बार है जब दोनों बतौर डिप्टी सीएम अब दिल्ली में बातचीत करते हुए नजर आएंगे। इसमें मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा संभव है, साथ ही साथ कई अन्य मुद्दे जिसमें चुनावी तौर पर किस तरह की तैयारियां हैं, इस पर भी चर्चा संभव मानी जा रही है। बिहार में नीतीश कुमार के 9वें मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद से कैबिनेट विस्तार पर लगातार चर्चा जो है वो तेज है कि कब तक मंत्रियों के विभागों का बंटवारा होगा। वैसे जेडीयू और बीजेपी नेताओं को इस बात की उम्मीद है कि जल्द ही विभाग बांट दिए जाएंगे। बिहार में एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर सभी की नजरें टिकी हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कहते हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार सीएम का विशेषाधिकार होता है, उम्मीद है जल्द ही विस्तार हो जाएगा। आरजेडी के सवालों पर सम्राट ने कहा, 1995 में 12 मंत्रियों से सरकार चल रही थी, इस नई सरकार में अब तक तो 9 मंत्री बन चुके हैं। आरजेडी का इतिहास जो जानते होंगे उनको पता होना चाहिए, वो तो मात्र 12 ही मिनिस्टर में 1995 में 1.5 साल तक सरकार चलाते रहे। ये कौन है? तो 9 मिनिस्टर हैं, 2 डिप्टी सीएम हैं, और आगे भी जल्द ही हम लोग करने वाले हैं। वहीं बिहार में एनडीए सरकार बनने के बाद से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तेज हुई चर्चा के बीच जेडीयू विधायक श्रवण कुमार भी कहते हैं कि कैबिनेट विस्तार और विभाग का बंटवारा मुख्यमंत्री का विषय है, उम्मीद है जल्द सब कुछ तय हो जाएगा। ये सारे सवाल जो आप पूछ रहे हैं ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी का विषय है और हम लोग के बड़े नेताओं का ये विषय है। वहाँ आप अप्रोच कीजिएगा, वहाँ से पूछिएगा तब आपको सही जानकारी मिलेगी। हमसे पूछने पर तो कुछ जानकारी आपको मिलेगी। पूर्व मंत्री और जेडीयू नेता मदन सहनी ने दावा किया है कि बजट सत्र से पहले विभागों का बंटवारा हो जाएगा। हमें जो भी विभाग मिलेगा मंजूर होगा। बजट सत्र के बाद रामलला के दर्शन की भी बात कही जा रही है। समय पर सब कुछ हो जाएगा और बहुत जल्द हो जाएगा।
कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फ्लोर टेस्ट की तारीख भी अब तय कर दी गई है, क्या उससे पहले ये विस्तार संभव है? नहीं, उससे पहले होगा कि बाद में होगा ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन बहुत जल्द होगा और बहुमत साबित हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मेरा व्यक्तिगत कोई च्वाइस नहीं है कि हमको इससे अच्छा या इससे बड़ा, ये विभाग को हम बहुत अच्छा मानते हैं और मुख्यमंत्री जी अगर दोबारा हमको इसका मौका देते हैं तो हम इसको सौभाग्य मानेंगे। अच्छा, शपथ ग्रहण के बाद अयोध्या जाएंगे या बीच में कुछ प्लानिंग है ऐसा? नहीं, शपथ ग्रहण से पहले तो अभी परिवार के लोग जा रहे हैं, बच्चे लोग जा रहे हैं राम भगवान का दर्शन करने के लिए, और बजट सत्र के बाद हम लोग भी मौका निकालेंगे। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में 9वीं बार 28 जनवरी को नई सरकार का गठन हुआ। सीएम के अलावा 8 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली थी, पर 5 दिन बाद भी विभाग का बंटवारा नहीं होने पर सवाल विपक्ष पूछ रहा है और जवाब सत्ताधारी दलों की ओर से दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखिए, बिहार में बदली सियासत के बाद जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए नजर आए हैं, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद दिल्ली में हुई इस मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि भाई शिष्टाचारवश मुलाकात हुई है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि पीएम मोदी से ललन सिंह की इस मुलाकात में देश के नवनिर्माण और 2024 के लोकसभा चुनाव में मिलकर लड़ने पर चर्चा हुई है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष केंद्र पर आरोप लगाता है कि मोदी सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, पर कई लोगों के घर पर उनके बेडरूम और अलमीरे से नोटों का अंबार मिला। आप उस पर क्या कहेंगे? वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि डिजिटल पेमेंट के जमाने में लोग अलमारी भरकर नोटों को रख रहे हैं। जांच एजेंसियां बिना किसी सबूत के कार्रवाई नहीं करती। Of cash. Equally, when we are talking about common man adopting to technology, doing digital payment, you have people sitting with tons of currency notes in their homes. Nowadays, everything is videographed. I can't sit here and say I found so much cash in your house without a proof. So, era is changing. People don't like to have corrupt leaders. So when the enforcement directorate go and knock at the doors and come out with such pictures, common people are seeing it. You may cry hoarse, as you said, saying it is being politically used. तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से लालू प्रसाद पर जमकर निशाना साधा है। मौका था पटना के रविंद्र भवन में जगदेव प्रसाद की जयंती समारोह का। इस मौके पर सम्राट चौधरी ने कहा कि 1990 में लालू प्रसाद को बिहार की सत्ता मिली थी, लेकिन लालू प्रसाद ने सत्ता में बैठकर लूटने का काम किया। सम्राट ने यह भी कहा कि बिहार में एक बार फिर 2025 में एनडीए की सरकार हम बनाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, जात से जमात को जोड़ने और जो नारा 1965 के जमाने में आदरणीय सरदेव जगदेव प्रसाद जी ने दिया, उस सपने को पूरा करने का काम आज मैं मान सकता हूं। इसके पहले भी एक व्यक्ति को सत्ता में मिला, उसका नाम था आदरणीय लालू प्रसाद जी, लेकिन जब वो सत्ता में आए, क्योंकि वो पूरी तरह 90 का प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन जब सत्ता में आए तो सत्ता को ही लूटने का काम शुरू कर दिया। यही है फर्क। 2020 के चुनाव में हम लोगों ने कमिटेड किया था और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बिहार की जनता को कमिटमेंट किया था कि हम 2025 तक नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चलाएंगे। और 2025 के बाद भी यदि आप चाहते हो कि समाज आगे बढ़े, समृद्धि हो, बिहार की भाजपा बढ़े, तो 2025 में फिर से एनडीए की बहुमत वाली सरकार बनाना है।
बिहार के मंत्री और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक कमेटी बनाई गई है, जिसके अध्यक्ष रामनाथ कोविंद हैं। रामनाथ कोविंद से मुलाकात के बाद संतोष कुमार सुमन ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन के विचार का स्वागत वो करते हैं। संतोष सुमन ने यह भी कहा कि बार बार चुनाव होने से देश पर आर्थिक बोझ बढ़ता है, देश का विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। मैं पूर्व राष्ट्रपति महोदय से मिलकर जो चेयरमैन हैं उनसे आग्रह किया है कि हमारी पार्टी बिहार में गरीबों, दलितों, वंचितों की पार्टी है। उनकी भी आवाज है कि देश में जो बार बार चुनाव होते हैं, आचार संहिता लगता है, विकास रुक जाता है, बाधित हो जाता है। साल में ऐसे चुनाव बहुत सारे आते हैं, पंचायत स्तर पर आते हैं और विधानसभा का हो चाहे लोकसभा को। तो हमने आग्रह किया कि सर इस चुनाव को एक साथ कराया जाए और हम समझते हैं कि हमारी आग्रह को एक कमेटी मानेगी और हमारा पक्ष भी रखेगी। ये देश के लिए अच्छा है, देश की आर्थिक स्थिति इससे सुदृढ़ होगी, देश की विकास की जो रथ है वो आगे बढ़ेगा। तो बिहार में बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति के तीसरे चरण की भर्ती परीक्षा को लेकर विवाद अब खड़ा हो गया है। बहाली के लिए होने वाली परीक्षा को समय से पहले लेने पर डीएलएड के छात्रों ने कड़ा विरोध जाहिर किया है। छात्रों ने मुजफ्फरपुर रामबाग ट्रेनिंग कॉलेज से शहीद खुदीराम बोस स्मारक तक पैदल मार्च कर प्रदर्शन किया। दरअसल पहले शिक्षा विभाग द्वारा जारी कैलेंडर में बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति के तीसरे चरण की प्रक्रिया अगस्त में शुरू होने की बात कही गई थी, पर अब मार्च में ही प्रवेश परीक्षा की बात कही जा रही है, जिससे डीएलएड के छात्रों में आक्रोश है। अगस्त में वैकेंसी आएगी, 22-24 का भी मौका मिलेगा, लेकिन क्या हुआ है, नीतीश कुमार ने मार्च में ही वैकेंसी निकाल दिया, जिससे हम लोग को मौका नहीं मिल रहा है, हम लोग उससे बाहर हो गए। तो हम लोग को मांग यही है कि सरकार हम लोग को मौका दे ताकि हम लोग भी एग्जाम दे सके, हम लोग एग्जाम में बैठ सके। हम लोग का यही मांग है कि हम लोग के साथ धोखा नहीं, हम लोग को मौका दे। हमारी मांग यही है कि हमें अपेयरिंग स्टूडेंट को शामिल किया जाए और अभी 3.0 में, ताकि क्योंकि इस बार जब फुल हो जाएगा तो 4.0 में सीट नहीं बचेगी और हम लोग ने जब प्रीवियस ईयर जो भी स्टूडेंट है सबको इतना मौका मिला और हम लोग के लिए कुछ नहीं बचेगा। इस बार हमारे कैरियर का सवाल है, इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि अभी मार्च में शामिल किया जाए। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए सक्षमता परीक्षा पास करना जरूरी है, लेकिन हजारों शिक्षक ऐसे हैं जो फॉर्म भरने को लेकर असमंजस में हैं। खासकर वैसे शिक्षक परेशान हैं जिन्होंने बीपीएससी पास करने के बाद आवंटित जिले में योगदान नहीं दिया है। अब इनकी बाध्यता है कि इन्हें सक्षमता परीक्षा देकर ही राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। कल से सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भी भरा जाने लगा है। तो बीपीएससी पास से नियोजित शिक्षक सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि अब या तो सक्षमता परीक्षा न लें और अगर परीक्षा ली जाती है तो 3 जिलों में पोस्टिंग के विकल्प की जगह ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा जो है उन्हें दी जाए। क्या करेंगी अब, चूंकि फॉर्म भरने की तारीख भी तय कर दी गई है? हाँ, ये तो है कि अब हमें कल ही से हमारा फॉर्म भरा जाना शुरू हो गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारी अभी बीपीएससी के थ्रू जो एग्ज़ाम हमारा लिया गया था और उसमें मैं क्वालिफाई भी कर गई थी, तो उस समय ऐसी बात हो रही थी कि अगर जो बीपीएससी क्वालिफाइड है, जिनका नाम मेरिट लिस्ट में है, उनको ये जो सक्षमता परीक्षा है नहीं देना होगा। और वो जो बीपीएससी के थ्रू भी हमारा जो सिलेक्शन हुआ था वो इतना ज़्यादा मतलब दूर दे दिया गया था कि जो मेरे लिए जा पाना संभव नहीं हो पाया। अब हमारे पास तो मतलब ऐसी स्थिति हो गई कि हमें नहीं समझ में आ रहा है कि हम करें या नहीं करें। सरकार कहती है शिक्षकों की गलती है, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो हम क्या करें? हाँ, ठीक है, सरकार अपनी जगह सही है, लेकिन सरकार को थोड़ा हमारे भी बारे में सोचना चाहिए। जैसे कि हम 17 साल से ये नियोजित शिक्षक हैं और अभी मेरा सर्विस लेंथ ज्यादा नहीं है। अब अगर हम एक नए जगह से जाके एक नए कैडर में अपना जॉब शुरू करते हैं तो मेरा कोई बहुत ज्यादा वहाँ पर फ्यूचर नहीं है। मेरा बीपीएससी टीआरई 1 में हो चुका है और उस समय मुझे ये मालूम था कि देना नहीं पड़ेगा सक्षमता, लेकिन अभी सक्षमता का कल से डेट शुरू हो गया है और मुझे ये परेशानी है कि अब मैं क्या करूं। 3 जिले वाला जो मामला है ना, इसी को लेके परेशानी। नहीं तो परीक्षा देने में कोई मुश्किल नहीं है। परीक्षा से आप लोगों को परेशानी नहीं है?
बीपीएससी जब हम लोग दे दिया तो फिर ये सक्षमता देने में क्या मसला, लेकिन मसला है 3 जिले का है, हम लोग की फैमिली है। मेरा फतुहा में हुआ था जबकि पटना ही जिला था, आपने छोड़ दिया। लेकिन मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और बिल्कुल संभव नहीं है कि मतलब जाएं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सफीना को। क्या करेंगी, फॉर्म भरेंगे? क्योंकि अब ऑप्शन एक ही बचा। ऐसे तो मेरा बीपीएससी टीआरई 2 में 6 to 8 में हुआ है और ये मिडिल स्कूल है, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे यही रहने दिया जाए। पटना जिला ही मिला है मुझे, पर मैं चाहती हूँ कि यही रहने दिया जाए ताकि वो मुझे आसानी हो इस जॉब को करने में। ठीक। बीपीएससी ने इन शिक्षकों को पास कर दिया है कि आप सक्षम हैं, तो फिर से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इनकी टेस्ट क्यों ले? अब सवाल ये भी है कि अब जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, ये 3 ऑप्शन में कौन सा जिला मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि मेरिट के आधार पर और आरक्षण के आधार पर जिले का आवंटन होगा। ऐसे में अधिकतर जो ऐसे शिक्षक हैं जो बीपीएससी क्वालिफाई कर गए हैं, उनका भविष्य मझधार में दिख रहा है। कैमरामैन मनीष उनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।